नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ अजय शुक्ला जी हैं। वैसे वो किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, मगर देश के बहुत प्रतिष्ठित संपादक रहे हैं और हमारे पर उनकी कृपा है कि वो हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने एनालिसिस से हमारे दर्शकों को और हमें अवगत कराते रहते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अजय जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए इस शीर्षक वाला जो लेख लिखा और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को लगभग नंगा कर दिया। महाराष्ट्र का उदाहरण लेके, और बिहार में जब चुनाव है तो यही माहौल बिहार में भी उनको करना होगा। इस प्रकार से उन्होंने हमें चेताया है। तो आज के चर्चा में हम वही मसला लेंगे और आपसे बेहतर और कौन हो सकता है जो इस पर टिप्पणी कर सके। अजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, और हमारे सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। और आपने बुलाया, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे हम यदि सामान्य अर्थों में एक आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखें तो शायद हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि यही अधिकार पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 7,34,000 कांग्रेसी और उनके साथियों ने, सहयोगियों ने इस देश की आजादी में शहादत दी, शहीद हुए, और करोड़ों लोग जेल में गए, करोड़ों लोगों ने तकलीफ झेली। आपके गुजरात में सबसे बड़े योद्धा चाहे महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या और दूसरे लोग रहे हो, तो वो सब ने जो योगदान दिया, जो लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई पूरे भारत में जिस तरह से बढ़ी, क्योंकि जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो इत्तेफाक से जो आज गुजरात है वो बॉम्बे स्टेट ही होता था, और वहीं बॉम्बे में स्टेट में बैठ के कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो अब आप समझ लीजिए, जिस गुजरात ने वह अलख जगाई थी उसमें इतनी शहादतें, इतना सब कुछ दे के हमें यह लोकतंत्र मिला है। और यह लोकतंत्र पाने के लिए सिर्फ लोगों ने जाने नहीं दिए, तमाम तकलीफें सही हैं, तमाम तरह से दूसरे और कुर्बानियां दी हैं। तो इन सब कारणों से बहुत अहम है, और यह इतना बड़ा विषय है कि जिस पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आपके पास ताकत है और कोई है नहीं। और यदि यह ताकत छीनी जाए, यह ताकत चोरी की जाए या लूटी जाए, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक इसमें पूरी व्यवस्था इसीलिए स्पेशली की गई है। 324 में निर्वाचन आयोग क्या होगा, उसका कैसे नियुक्तियां होंगी, कैसे क्या प्रक्रिया होंगी, जरूरत के मुताबिक चीजों में चेंज हुआ। पहले 1 सदस्य होता था, फिर बढ़ते बढ़ते 3 सदस्य हुआ। तो ये सब चीजें हुई, तमाम सुधार हुए, लेकिन आज उस चुनाव आयोग को कब्जा कर लेने, उस पूरे चुनाव को अपनी मुट्ठी में काबू कर लेने और इस देश के लोगों का जो एकमात्र हक है वह हक छीन लेने का काम हो रहा हो, तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। अब मैं यहां आता हूं कि राहुल गांधी ने एक लेख लिखा जो विभिन्न भाषाओं के अखबारों में 14 जगह छपा। अब 14 जगह जो छपा है ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, राहुल गांधी इस पर काम कर रहे थे। याद करिए, जब हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, उस दौर में होना तो चाहिए था चारों राज्यों का एक साथ। चुनाव आयोग ने कैसे खेल किया कि नहीं, पहले सदैव चारों का एक साथ हो रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वही
पार्टी कहती नहीं, चारों राज्यों का एक साथ नहीं करा सकते। अब आप समझिए क्यों? क्योंकि जो खेला होना था उस खेला के लिए यह सारी व्यवस्था थी। तो अब साथ नहीं हुआ, और उसके बाद में जिस तरह से वोट बढ़े, आप देखिए नागपुर जिले में ही आता है इत्तेफाक से, और वहां पर जैसे बढ़ाए गए, एक ही बिल्डिंग में 7,500 वोट यदि बन जाए तो आप कहेंगे एक बिल्डिंग में 7,500 वोट, लेकिन साहब बने, वोट पड़े और भाजपा का उम्मीदवार जीता। अब सवाल यहां कहां खड़ा है? राहुल गांधी ने इसको लेके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें शिवसेना भी थी और एनसीपी भी थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने स्पेसिफिक सारी चीजें करते हुए वह लेख लिखा है, उदाहरण भी दिए हैं और सारे तथ्य दिए हैं कि कैसे कैसे किस स्टेप से खेल किए गए। कि पहले चुनाव आयोग में अपने लोग बैठा दो, उसको ऐसा बना दो कि नहीं उसमें मोनोपोली चले, उसके बाद में उसकी मशीनरी को कैसे कैप्चर कर लो, कैसे मतदाता सूची में अपने लोग डलवा दो और बाकी के निकाल दो, और उसके बाद में जब वोटिंग का जो टाइम है उस टाइम के बाद में अचानक एकदम से 2 घंटे में इतने वोट डलवा दो जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक मशीन में आप बटन दबाते और करते जो टाइमिंग लगती है मिनिमम, यदि उस मिनिमम टाइमिंग के हिसाब से भी देखेंगे तो उतना वोट नहीं पड़ सकता। तो फिर इसी तरीके से राहुल गांधी ने वो सारे स्टेप बता दिए, कैसे कैसे कहां कहां क्या खेल है और उसके नतीजे क्या है। हमने हरियाणा के चुनाव में देखा था, 20 विधानसभा की सीटें थी जहां तमाम मशीनें वो पाई गई थी जो चुनाव शुरू होने के वक्त में 99% चार्ज थी। 12 घंटे उसमें वोटिंग हुई और 12 घंटे बाद में पैक करके रख दी गई, और फिर जब चुनाव जब मतगणना होनी थी तो काउंटिंग के दिन जब वो खोली गई तो भी 99% चार्ज थी। साहब ऐसी कौन सी बैटरी है जो 99% से शुरू हो और 99% ही रह जाए, लेकिन जब काउंटिंग हो तो वो 5 मिनट में ही उसकी बैटरी घटना शुरू हो जाए। अब आप सोचिए, जब 5 मिनट में 10 मिनट में वहां घटना शुरू हो जा रही है तो यहां इतने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में समझ में आता है। बहरहाल जितनी 99% चार्ज थी मशीनें, वो सारी मशीनों में भाजपा जीत जाती है, लेकिन जो नेचुरल वे में 60% 70% चार्ज बची उनमें भाजपा हार जाती है। यानी कहीं ना कहीं यह संदेह तो बिल्कुल पुख्ता कर देता है। तमाम मैंने जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं उनसे पूछा, उनका ये तो संभव नहीं है, बाकी चीजें चलिए कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन 99% कैसे रह सकती है, कोई मानने को तैयार नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हर मशीन वार उसकी शिकायत दी थी, आज तक उस पर कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, कोई जवाब नहीं। कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई है, कोर्ट में अभी तक उस पर कुछ हुआ ही नहीं है, प्रोसेस ही नहीं हुआ। एक वकील साहब मिस्टर पासा, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गए और उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सारे तथ्य प्रस्तुत किए और कहा वीडियो फुटेज हमें उस जगह वो ऐसी ही जहां पे 99% चार्ज थी वहां के वीडियो फुटेज दे दी। साहब हाई कोर्ट ने आदेश किया कि वीडियो फुटेज दे दें, लेकिन इमीडिएट चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के साथ मिलकर के नियम बदलवा लिए और कहा कि नहीं, हम वीडियो फुटेज नहीं देंगे। साहब क्यों नहीं देंगे? क्यों होता है वीडियो फुटेज? इसीलिए तो होता है, और बाद में कुछ दिन लटकाने के बाद में उन्होंने कहा नहीं हम थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं। तो चलिए
कांग्रेस पार्टी ने इस पर अप्लाई कर दिया तो उनका अब तो हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि इतने दिन बाद हम डिलीट कर देते। अब आप समझ लीजिए, यदि आप चोर नहीं है, मैं नहीं कहता हूं आप चोर, आप यदि चोर नहीं है तो हरि जी आप क्यों डरेंगे, हम क्यों डरेंगे? हम कहेंगे हाँ ठीक है, देख लो यार, क्या देखना है। यदि मेरी डिग्री फर्जी नहीं है तो शान से दिखाऊंगा कि हाँ ये है मेरी डिग्री, देख लो, जहां चेक कराना है करा लो। लेकिन यदि फर्जी होगी तभी तो हम डरेंगे। तो साहब, यहां जो सर्टिफिकेट तो जीत के दे दिए, लेकिन वो जो उसके सबूत है कि हाँ सही में भी यहां वोटिंग हुई थी उतने घंटे, और वो भी उन्होंने उस समय के नहीं मांगे जो रूटीन टाइम के थे, उन्होंने मांगे कि जब 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है, और आप कह रहे हो 5 बजे के बाद 2 घंटे में 3 घंटे में इतना वोट पड़ गया जितना उतने वक्त में नहीं पड़ा, तो साहब इसकी दे दी, नहीं उस 2 घंटे 3 घंटे की भी नहीं देंगे। चलिए अब मैं फिर आ जाता हूं। राहुल गांधी ने जो बेसिक सवाल किए, उदाहरण दिए, सबूत दिए, पूरा लेख चूंकि आपने तो पढ़ाई है, यदि आप पूरा लेख पढ़ें, एक एक फैक्ट के साथ दिए। राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष, यानी शैडो प्राइम मिनिस्टर, और शैडो प्राइम मिनिस्टर यदि कोई सवाल उठा रहा है, देश के 14 अखबारों में छप रहा है, नियमतः आप भी संपादक रहे हैं देश के इतने बड़े अखबार के, मैं भी इत्तेफाक से रहा हूं, तो हम जानते हैं यदि कोई गलत चीज छप जाती थी तो तमाम इंस्टीट्यूशन से हमें तुरंत चिट्ठी आती थी बगैर मतलब सिग्नेचर्ड कि आपने ये गलत छापा है, इसका आप खंडन छापिए या ये सुधार छापिए। अब यह स्थिति है कि देश का चुनाव आयोग एक चिट्ठी भी अपने साइन से न उन अखबारों चैनलों को दे रहा है और न ही राहुल गांधी को दे रहा है कि आपने यह गलत कहा है, यह गलत छापा है या गलत लिखा है। एक जी आवाज बंद है आपकी। उन्होंने तो ये कहा कि राहुल गांधी हमें लिखेंगे तब हम उत्तर देंगे। अब नहीं हरी भाई, उस पे भी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, 1 मिनट सुन लीजिए। यही सबसे बड़ा गंभीर विषय कि राहुल गांधी को एक भी चिट्ठी नहीं भेजी, उन अखबारों को नहीं भेजी जिन्होंने छापा जी। अब अचानक एक खबर सारे अखबारों के सोशल मीडिया पे और उस पे आने लगी, ट्विटर पे आने लगी कि चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने गलत कहा है, राहुल गांधी ने मतदाताओं का अपमान किया है, राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए कर्मचारियों अधिकारियों का अपमान किया है, वो संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं, और ये तमाम तरीके से, और ये राष्ट्र का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, सब कुछ कह डाला। आप एक चीज समझिए कि जब आप कभी नरेंद्र मोदी से कोई सवाल कर दें, नरेंद्र मोदी से कुछ कह दें, तो क्या आता है कि आपने देश का अपमान कर दिया, आपने इसका अपमान कर दिया, आप तो ये कर रहे हैं, आप तो भारत को वो कर रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, यही कहने लगते हैं ना, यही होने लगता है। वही चीज स्थिति हुई, चुनाव आयोग को जवाब देना है, सवाल चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने, आप अभी खुद खोल लीजिए, जो ट्विटर हैंडल है या सोशल मीडिया के उनके जितने चुनाव आयोग के हैंडल्स हैं उनको खोल लीजिए। चुनाव आयोग ने कहीं पर भी अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी राहुल गांधी की बात का ना तो खंडन किया है, ना पक्ष लिया है, ना कोई सफाई दी। इसके बाद में चुनाव आयोग ने कोई चिट्ठी भी राहुल गांधी को जारी नहीं की है। तो फिर ये सवाल आता है, ये कैसे कहा गया कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने ये कहा? तब मैंने चेक किया तो ये खबर जनरेट हुई कहां से? एएनआई से। एएनआई जिसे माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की जेबी वो है, गोदी जिसे कह सकते हैं। तो आप ये देखिए
जब हम नरेंद्र मोदी के उस गोदी न्यूज एजेंसी के उस पे देखते हैं, वहां से जनरेट होती है। अब ये बात किस चुनाव आयुक्त ने कही? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही, या डिप्टी चुनाव आयुक्त ने कही, या उनके स्पोक पर्सन ने कही? किसने कही? सोर्सेस कहते हैं, सोर्सेस। मैं यही कह रहा हूं कि साहब, जब कोई कही नहीं रहा है तो फिर कहां से आ गई? पहली बात। आप बाद में लिखते हैं, जब राहुल गांधी उस पर यह बात कहते हैं, फिर राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था है, एक सिग्नेचर्ड इसका जवाब दीजिए और वो करिए, और जो भी आपको आपत्ति है वो कहिए। तब क्या कहते हैं? तब आता है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, सोर्सेस के मुताबिक, कि राहुल गांधी जब हमें चिट्ठी लिख के भेजेंगे तब हम जवाब दें। साहब, ये सोर्स कौन है? ये सोर्स है कौन? संवैधानिक संस्था है, वो कोई ऐरा गैरा कोई छोटा सा अफसर नहीं है, या मुलाजिम नहीं है, या कोई और नहीं है। तो जो संवैधानिक संस्था है वो सोर्स कैसे हो सकती? इसका मतलब है कहीं ना कहीं से प्लान किया गया है, और प्लान किया गया है, और ये जवाब बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर जवाब देते हैं जी। ये किसी संवैधानिक संस्था का जवाब हो ही नहीं सकता है। और यदि है तो संवैधानिक संस्था को खुल के आपत्ति करनी चाहिए। यदि उसका अपमान हो रहा है और किसी संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल है तो उसे आके कहना चाहिए। यदि मैं डॉक्टर हरि देसाई पर कोई आरोप लगाता हूं तो हरि देसाई बताएंगे कि हाँ, क्या सही है और क्या गलत है, कोई दूसरा थोड़ी ना बता सकता है। सही। या तो उसका वकील बताए, तो वकील भी नहीं बता रहा है, स्पोक पर्सन भी नहीं बता रहा है, तो ना ऑफिशियल बता रहा है, ना उसके जो जिम्मेदार हैं वो बता रहे हैं। तो साहब, ये आ कहां से गई खबर? ये तो वैसे ही है कि जैसे सोर्सेस के आधार पर नरेंद्र मोदी तमाम सारी खबरें प्लान करवाते हैं, उसी स्टाइल में। और मैं दूसरी बात कहता हूं, चुनाव आयोग के सामने विश्वसनीयता का सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया में, कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक की पूरी व्यवस्था के तहत है, जिसमें मतदाता के अधिकार, जिसमें कौन मतदाता होगा, कौन चुनाव आयोग होगा, कैसे फंक्शनिंग करेगा, इसको लेकर के बाकायदे संविधान ने व्यवस्था की है। तो जिसने वह उस लोकतंत्र की सुचिता की व्यवस्था की है, पारदर्शी लोकतंत्र बनाने के लिए चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम करेगा, निष्पक्षता और ईमानदारी से करेगा। तो साहब, क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है वो साबित करे कि हाँ, वो निष्पक्ष है, सही है, पारदर्शी है? तो राहुल गांधी के हर सवाल का पॉइंट वाइज जवाब दे दे। 5 सवाल तो हैं, उन 5 के जवाब दे दे, और डिजिटल कॉपी उसकी वो साइट पे भी डाल दे और वो दे दे। लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं देने, उनसे बचना है और छिपना है, यह कह के कि ये भारत पर हमला है, ये चुनाव पर हमला है, ये संस्था पर हमला है, ये वहां उसके मुलाजिमों पर हमला है, ये देश के जनता पर हमला है, मतदाताओं पे हमला। सब ये करके तो आप नहीं बच सकते। अब आता हूं कि जब यह चोरी हो रही है तो ये चोरी किसके वोट की हो रही? कांग्रेस के वोट की नहीं हो रही, भाजपा के वोट की नहीं हो रही है, या किसी और के वोट की नहीं हो रही। ये चोरी हो रही है आपके हमारे वोट की। हमारी आपकी यह संपत्ति है, अधिकार है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। यदि हमारा अधिकार छीना जा रहा है तो इस देश की जनता क्या कर रही? राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख दी, कह दी, डंके की चोट पे कह दी जी। अब आप बताइए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था, लेख छाप के कह दिया, और बोल के भी कह रहे। इसके बाद इस देश की जनता जिसके वोट चोरी हो रहे हैं, जिसका हक मर रहा है, जिसके कारण उसे ऐसी सरकार
में रहना पड़ रहा है, जो उनके सारे हक छीन रही है, चाहे उनके व्यवसाय के हक हो, चाहे उनके जॉब के हक हो, चाहे उनके अपने बच्चों के हक हो, चाहे आने वाला भविष्य हो, सब कुछ असुरक्षित कर रहे, देश की सीमाएं असुरक्षित कर रहे। ऐसी स्थिति में इस देश की जनता, जिसका वोट चोरी हुआ है, वह क्यों नहीं खड़ा हो, वह क्यों नहीं सवाल कर? मगर अजय जी, मुश्किल यही बात है ना कि जनता तो मेरे ख्याल से हिंदू मुस्लिम में पड़ी हुई है, उसमें फंसाया जा रहा है। दूसरा, उसको फ्री राशन दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से विकास कर रहा है देश तो 82 करोड़ लोगों को फ्री राशन कैसे दे रहे हैं? यानी अजीब तो बात है। लोगों का जो डीएनए है वो काम नहीं करने की ओर प्रेरित करता है उनको। यानी अब होगा क्या? यानी डेमोक्रेसी का क्या होगा? ये तो हाईजैक कर रहे हैं और सालों साल से ये चल रहा है, होगा क्या? डॉक्टर साहब, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो इस देश की जनता उतरी थी सड़क पर, वो लड़ी थी, उसी ने शहादत दी थी, उसी ने सब कुछ किया था। कांग्रेस ने नेतृत्व तो किया था सिर्फ, और कोई इतनी बड़ी कांग्रेस नहीं थी, तब भी कांग्रेस इसी तरह से थी। तो अब आप समझ लीजिए, इस देश की जनता लड़ती है, लेकिन यदि जनता का ही करंट खत्म हो गया है, वो उस गुलामी की दिशा में जाने को तैयार है कि कोई आएगा डंडे से हाँकेगा, पुलिस वाला आएगा हाँक देगा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और कोर्ट्स जो है आपको फंसा के खड़ा कर देंगे, तो आप इस डर से वो करेंगे। जब पहली बार गांधी जी गिरफ्तार हुए, याद करिए, आपके गुजरात में ही था, और जब अदालत में पेश किया गया और जज ने कहा कि हम चाहते हैं आपको सजा ना हो, आप इस तरह से कीजिए, तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? नहीं, आप मुझ पे कोई रियायत मत कीजिए जी, जो कड़ी से कड़ी हो सजा हो वो दीजिए, मैं उस सजा के लिए तैयार हूं, मैं कोई माफी मांगने नहीं आया हूं जी। तो यह होता है। और जब इस तरह से खड़े होंगे, राहुल गांधी यही कह के आज खड़े, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी सूरत की कोर्ट में भी, और उन्होंने आज तक कहीं किसी कोर्ट में माफी नहीं मांगी। तो अब आप समझिए, ना कोर्ट में मांगी है ना बाहर मांगी। वो कहते हैं यदि गलत शब्द कह दूंगा जरूर मांगूंगा माफी, लेकिन जो सही चीज कही है उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जनता खुद अपने अधिकारों को लेकर के सचेत क्यों नहीं है? जब राहुल गांधी आपको एक एक सच बता दे रहे हैं, आप क्यों नहीं, सब लोग एक एक, हर घर से चिट्ठी चली जाए कि चुनाव आयोग बताए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, हमारे वोट क्यों चोरी किए जा रहे हैं। और यदि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, कार्रवाई क्यों नहीं की? जो उन्होंने पूछा है स्पेसिफिक, उसी का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। तो जब यह अवेयरनेस आएगी तभी यह लड़ाई आगे बढ़ेगी, नहीं तो लुटते रहेंगे, गलत लोग सत्ता में आएंगे और वो हमारे बच्चों, हमारा और सबका भविष्य, वर्तमान सब बर्बाद कर देंगे। और वो सामने है आपके, यह हो रहा है कि भारत दुनिया में पिट रहा है और कोई सवाल नहीं है जी। राहुल गांधी अभी तो राहुल गांधी पप्पू के इमेज से बाहर निकले भारत जोड़ो यात्रा के वक्त, मगर राहुल के व्यक्तित्व के बारे में और जो लोग यानी उनकी डिग्रियां कितनी सही है गलत है, उनके जिनके बारे में सवाल उठते हैं, वो लोग जो एक कैंपेन चला रहे हैं, उसको भेदना है, उसको छेदना है, तो कैसे किया जाए? क्योंकि राहुल का व्यक्तित्व क्या है आप तो भली भांति जानते हैं। राहुल का व्यक्तित्व क्या है, राहुल का बैकग्राउंड क्या है, हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी किस परिवार में पैदा हुए वो सभी को पता है, गांधी नेहरू परिवार के वंशज हैं। जब उन्होंने जन्म लिया, इस धरती पर आए, तो एक प्रधानमंत्री के उस समय पोते थे और एक प्रधानमंत्री की बेटी के पोते थे।
और उसके बाद में वो एक प्रधानमंत्री के बेटे भी हुए, और उसके बाद में दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, दून स्कूल में पढ़े, सबको पता है। इसके बाद जब वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए तो हार्वर्ड, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में पढ़े, हार्वर्ड के बाद में कैम्ब्रिज में पढ़े, उन्होंने एमफिल किया इकोनॉमी से और इंटरनेशनल रिलेशन से। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल हो, इसके बाद में वो क्रिकेट खेले, रणजी खेले, इसके बाद में वो ब्लैक बेल्ट है। तो अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी तमाम तरह से ब्लैक बेल्ट भी है, रणजी भी खेले हैं, दूसरी भी और चीजें आती हैं। जिस व्यक्ति को इतना ज्यादा खेल में भी, शिक्षा में भी, और वो पायलट भी हैं जी, तो मैं ये कह रहा हूं, इतने सब जिसको ज्ञान है, अब वो पप्पू कैसे हो सकता है? ये वही लोग उसे पप्पू कह सकते हैं जिनके खुद के दिमाग में कुछ नहीं, उनके दिमाग में भूसा भरा है। बस यही मैं कह रहा हूं कि जिनके दिमाग में असल में कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति कहेगा नहीं, तो आप बताइए, चाहे एक ट्रेनिंग लेनी हो, चाहे कुछ हो, वही आदमी ले सकता है, इतना प्लेन उड़ा सकता है जिसको ठीक से कायदे से सोच समझ और सब कुछ आती हो, और सक्सेसफुल है। 5,000 जो है वो किए हुए हैं, उसका जो पूरा होता है एयर का, उड़ाने का होता है, फ्लाइंग। जी। तो अब आप ये सोचिए, इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीजें की हैं वो सबके सामने, वो अच्छे तैराक भी हैं, यानी किसी भी चीज में वो आदमी सक्सेस है। और उस आदमी ने इस देश को दिखा दिया कि उसकी क्षमता यह भी है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल नाप सकता है, वो भी घूमते हुए 4,000 किलोमीटर, और उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक, आपके गुजरात होते हुए वो हाइब्रिड यात्रा भी कर सकता है, कहीं पैदल, कहीं गाड़ी से, कहीं और तरीके से, तो वो सब कर सकता है। इसके बाद उस आदमी में डर नहीं है, यह भी उसने दिखाया कि जिस समय गोली चल रही थी तो पुंछ में जाकर के वहां के लोगों से, जो प्रभावित लोग थे, उनसे भी मिलता है, वो पहलगाम भी जाता है, वो श्रीनगर भी जाता है। जब मणिपुर जल रहा था वो आदमी मणिपुर भी जाता है और उनके आंसू पोंछता है। जब कोरोना फैला हुआ था उस समय वो हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने उस कोरोना के दौर में भी जाता है, और इसी तरीके से वो तमाम जगह। आप ये सोचिए, जिस व्यक्ति में यह क्षमता है, यह ताकत है, यह विश्वास है, जो निर्भीक है, आप बता दीजिए, जो अपने आप को महामानव कहते हैं, वो कोरोना के दौरान कहां छिपे हुए थे? आप वह बता दीजिए कि जब यह युद्ध जैसे हालात थे, गोलियां चल रही थी, क्या वो आज तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो कश्मीर गए हैं? नहीं गए। उस दिन वो उद्घाटन करने गए तो जम्मू के रियासी से करके चले आए, हिम्मत नहीं हुई उस पुल तक जाने की जिस पुल का उद्घाटन करने गए। अब आप सोचिए, उस रेलवे, बस रेलवे स्टेशन पे पूरी सुरक्षा में हिला के चले आए और कुछ अकेले, मगर वो अकेले थे। हाँ, अकेले, कोई रेल मंत्री भी उसमें नहीं दिखेंगे, कोई मंत्री नहीं दिखाई देगा, मुख्यमंत्री भी नहीं दिखाई देगा। तो इससे आप सिर्फ प्रचार और अपनी रील बनाने के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी उस दर्द से कराहते हुए लोगों के पास जाते हैं, और वही नहीं जाते, जो लोग वहां मरते हैं उनके भी परिवारों से मिलने जाते हैं। मगर राहुल गांधी बार बार विदेश की यूनिवर्सिटियों में क्यों जाते हैं और वहां जाके भारत की आलोचना करते हैं? ऐसा कहते हैं लोग। मैं यही बता रहा हूं, राहुल गांधी
इस दुनिया की 18 बड़ी यूनिवर्सिटी के गेस्ट फेलो हैं। अच्छा। और 18 दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज के, और वो वहां लेक्चर देने जाते हैं। इस बात को लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने कहा था, हम राहुल जी को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि राहुल गांधी एक पक्षीय संवाद नहीं करते, वो बात रखते भी हैं, और जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं, दूसरे लोगों की क्वेरीज होती हैं, उनके जवाब भी देते हैं। नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं बुलाते हैं क्योंकि एक तो उनके पास नॉलेज की कमी है, और दूसरा वो सवालों का जवाब नहीं दे सकते। वो टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए ना उनको, तो पब्लिक मीटिंग के लिए, इलेक्शन मीटिंग के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए उनको तो। बिल्कुल, वो हमने दिल्ली में देखा था, अचानक एकदम से बंद हो गया तो खड़े हो गए, आगे क्या बोले। तो मैं यही बता रहा हूं मगर एक सवाल बाकी रहा। ये 18 यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया जाता है, तो वो वहां पर उनको कोई मानधन वगैरह तो मिलता होगा, उनकी इनकम तो होती होगी। बिल्कुल होती है। राहुल गांधी का आईटी रिटर्न देख ले, वेबसाइट पे पड़ा हुआ भी है, तो उसमें आपको दिखाई देगा राहुल गांधी का खर्चा उनके इसी से चलता है जो लेक्चर्स देते हैं। राहुल गांधी अपनी जो सैलरी पाते हैं वो अपने क्षेत्र में ही खर्च कर देते हैं जी। यही आप देखिए, राहुल गांधी ने तमाम लोगों की चुपचाप मदद की। इसका उदाहरण निर्भया के मामले का आप देखिए, राहुल गांधी ने कभी नहीं बताया। एक कहावत है कि किसी की आप मदद करिए तो पता नहीं चले किसी दूसरे को, वही अच्छी मदद होती है। गुजराती में एक कहावत है, जमणो हाथ मदद करे तो डाबाने पर खबर न पड़वी જોઈએ। जी, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जी, तो राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को और उनकी दूसरे और उसको बच्ची को सबके लिए इतना किया, बच्चा पायलट बन गया और कुछ हो गया, सारी चीज। मैं रायबरेली के 9 घर ऐसे जानता हूं जिनको सोनिया जी ने इस तरह से किया, उन घरों की शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, सारी चीज। आप याद करिए, राहुल गांधी ने नहीं बताया, सोनिया गांधी ने नहीं बताया। राहुल गांधी का जब घर खाली कराया गया तब पता चला 28 बच्चे, अनाथ बच्चे उस घर में पलते थे। 28 बच्चे। तब फिर राहुल गांधी ने हिमाचल की सरकार से एक कानून बनवाया कि जितने अनाथ बच्चे उसके यहां होंगे वो स्टेट के बच्चे माने जाएंगे और वो पालन पोषण करेगा। और फिर उसके बाद में उन बच्चों को वहां शिफ्ट किया गया। लेकिन उस बिल को 7 महीने रोके रखा मोदी सरकार ने, राज्यपाल ने और राष्ट्रपति ने 7 महीने रोके रखा। यानी अनाथ बच्चों की मदद भी जिसमें कोई राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं। तो अब आप सोचिए, यह है राहुल ने कहा था कि उन्होंने कलावती की महाराष्ट्र में कितनी मदद की। यह जब अमित शाह ने सवाल उठाया तब कलावती की खुद सामने आई और उसने बीबीसी को बताया कि देखिए ये राहुल बाबा ने किया, ये दिया। आज तक राहुल गांधी ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने हाथरस पीड़िता की क्या मदद की। उसके पिता ने आकर के बताया कि हमारी तो जो मदद अब तक हुई है वो राहुल गांधी ने की। तो यह स्थिति है कि इतने लोगों की मदद की राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा, यही उनकी खूबी। अजय जी, एक अंतिम सवाल मुझे करने की इच्छा हो रही है। राहुल पर उनकी इतनी आलोचना होती है, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं, और जिनको बोलना भी नहीं आता है वो भी बोलते रहते हैं उनके बारे में। तो ये आदमी किस टिम्बर का बना है कि वो उसको बर्दाश्त कैसे करता है? मैं यही कह रहा हूं कि सच बोलने के बाद मैं उस आदमी के पेशेंस को देख करके मैं खुद अपने आप में अचंभित होता हूं। कितना पेशेंस है उस आदमी में, इतना सबको कुछ भी कहता है, वो सफाई नहीं देता है, कुछ नहीं कहता है। देखिए, विदेशी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो सवाल आते हैं उन सवालों के जवाब आपको देने, सवालों के जवाब वही दिए जाएंगे जो वास्तविकता है।
आप कहोगे वो देश को बदनाम कर रहे हैं। भाई देश को थोड़ी बदनाम कर रहे हैं, सवाल का सही जवाब दिया जा रहा है। इधर आप आइए, आप उदाहरण देखिए। राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी डिजास्टर होगी, देश के लिए संकट पैदा करेगी। सबने देख लिया, राहुल गांधी की बात सच साबित हुई। राहुल गांधी ने कहा ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है और ये देश के व्यापार को बर्बाद करेगा, व्यापारियों को बर्बाद करेगा। आज किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, वो जीएसटी से परेशान है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जो बेरोजगारी जिस ढंग से बढ़ रही है, जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद किया जा रहा है, आने वाले वक्त में बोझ बन जाएगी देश पर यह बेरोजगारी। आज यह स्थिति है, सीएमआई का आंकड़ा है कि 90 करोड़ बेरोजगार हैं इस देश के अंदर। सोचिए आप। अब इसके बाद में आप आ जाइए, इस देश में मनरेगा से लेके किसी चीज में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बुरी हालत है, सब कुछ है। और खुद सरकार स्वीकार कर ले रही कि हम इतने करोड़ को मुफ्त अनाज खिला के जिंदा रखे हैं। अब ये सारी स्थितियां, राहुल गांधी ने कहा कोरोना आने वाला है, सावधानी बरतिए, अभी से सिस्टमैटिक तरीका अपनाइए, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तब उन्हें ही कहा गया कि वही कोरोना है, वही है, सब कुछ जो कहना था कहा गया। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को मजबूत कीजिए, उनकी वास्तविक आधार को मजबूत कीजिए, ये दिखावा मत कीजिए, उस पर काम कीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में संकट होगा। हमने देखा किस तरह से क्या हुआ, मजदूरों को लेके उन्होंने यही बात कही। और उसके बाद में आप देखिए कोविड में बर्बादी हुई, उसमें बर्बादी हुई, और सबका नतीजा है हमारे पास। राहुल गांधी ने कहा कि भारत और चीन और पाकिस्तान का जो त्रिकोण है उसको भारत किस तरह से करता था, भारत की विदेश नीति क्या होती थी, जिसके कारण चीन और पाकिस्तान अलग अलग रहते थे, हम दोनों के बीच सुरक्षित भी रहते थे और अपना ताकत दिखा लेते थे। नहीं मानी गई। आज हमने देख लिया जब यह संकट आया तो कैसे चीन और पाकिस्तान एक साथ बैठे थे और भारत का कितना नुकसान कर रहे थे। 5 राफेल मार गिराए, कोई बात नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में यदि आगे आप आएंगे तो आप देखिए इसी तरीके से हमारे 28 सैनिक मार दिए गए, कहीं चर्चा नहीं है, कोई बताया नहीं जा रहा है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आज तक सरकार नहीं बता रही है टोटल कितने मारे गए, कहां कहां मारे गए, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया जा रहा। अब चुनाव आयोग की धांधली के बारे में राहुल गांधी ने कहा है, वो उस पर सवाल किए हैं, पॉइंट वाइज जवाब नहीं। और यही बात उन्होंने संसद में भी कही थी कि हमने ये डेटा मांगा है, उन्होंने बताया था संसद में, और संसद में ऐसे नहीं बोला जा सकता। उन्होंने उसे ऑथेंटिकेट किया था कि हमने ये मांगे, आज तक हमें नहीं दिए चुनाव आयोग। तो यानी जो ये जवाब है ये भाजपा बना के अपने गोदी मीडिया के जरिए चला रही है। चुनाव आयोग ने अब तक कुछ नहीं बोला है, चुप्पी साधे हुए। तो यह सत्य है जी। मगर साहब सवाल तो उठता है कि राहुल गांधी, हम कभी कभी कहते हैं कि वो एकल वीर है, यानी खुद अकेला लड़ रहा है। उसकी पार्टी में जो शादी के घोड़े हैं या तो लंगड़े घोड़े हैं, वही तो उसको पीछे खींच रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? उनको निकाल नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है, 100% हरी भाई लग रहा है। मैं एक बात बता दूं, राहुल गांधी जैसा सच्चा व्यक्ति सच्चाई से लड़ रहा है, कितने लोग उसके साथ आकर के लड़ रहे हैं, कितने उसी बात को, यदि हर नेता अपने क्षेत्र में अपनी जगह एक कैंपेन के रूप में उस बात को खड़ा कर दे, जनता को सच बता दे, समझा दे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता के पास सच पहुंच नहीं रहा, इसलिए वो मजबूर। तो ऐसी स्थिति में जरूरत इसकी है कि हर कोई साथ खड़ा हो, और खासकर पत्रकार खड़े हो जो निष्पक्ष हैं, उन्हें भी बताना चाहिए कि राहुल गांधी कितना सही कह रहे हैं, और इससे आप कहां, आप गुलाम बनाए जाने की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बताने की जरूरत है, सबको लड़ने की जरूरत है। बहरहाल मैं फिर भी राहुल गांधी को सलाम करता हूं कि इतने हमलों के बाद भी उसके मां के लिए बुरा कहा जाता है, दादी के लिए, उसके पिता के लिए, उसके बहन के लिए, किसको छोड़ा गया है?
और इसके बावजूद वो लड़ा। मैं सलाम करता हूं उस शख्स को। जी अजय जी, आज आपने काफी समय निकाला हमारे लिए और बहुत यानी विस्तृत रूप से आपने ये बातें बताई। राहुल गांधी का एक अनोखा व्यक्तित्व, उसका उभार आप लाए हैं और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और कुछ काम अच्छे करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। भाजपा का जो ट्रोल सेक्टर है वो पता नहीं कब तक वो चलता रहेगा, मगर मोदी जी की साख तो दुनिया भर में मेरे ख्याल से कम हो रही है। ये हम देख रहे हैं कि सामने से इनविटेशंस मंगवाने पड़ते हैं और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते हैं कि उनके वेटर को भेजा जाता है या तो उनको फोन किए करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि भाई इनविटेशन मंगवाओ। तो आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने सही बातें बताई, उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।